वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडल अलजेब्रा। इसी का दूसरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, या फिर तुम इसको ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो इसको हम ग्रुप एंड रिंग्स बोलते हैं। ओके, तो इसके 3 सेक्शन हैं। सबसे पहले हम ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम रिंग पढ़ेंगे और थर्ड सेक्शन में फील्ड, और एक फोर्थ सेक्शन भी है जिसको तुम पढ़ के आ चुके हो, फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसे मॉडल अलजेब्रा हम पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, और फिर उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। कोई ये नहीं कि आपको कोई अलग से कुछ देगा मॉडल अलजेब्रा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सेट्स, वो वाले नहीं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स। ठीक है, जिनको तुम नंबर थ्योरी में भी पढ़ के आ चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ के आ चुके हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हम। फिर उन्हीं सेट्स को हम आगे चेक करेंगे कि वो ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, रिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चलेंगे हम, ऐसे हम फिर ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे उनके एलिमेंट्स होंगे, कैसे उनकी कंपोजिशन कराई जा सकती है। ठीक है, कैसे एलिमेंट का इन्वर्स होगा, कैसे एलिमेंट की आइडेंटिटी होगी, सेट की आइडेंटिटी होगी। तो ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ सेट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन सेट जानने से कुछ नहीं होता, वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसका अलजेब्रा, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो है रेसिड्यू क्लास का। ठीक है, रेसिड्यू क्लास, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z, और इसके सुफिक्स में हम क्या लगा देते हैं? n लगा देते हैं। ठीक है, n हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, z1, z2, z3, z4। ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो n। ठीक है, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? रेसिड्यू क्लास होती है रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसको फॉर्म करूं, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि रेसिड्यू क्लास होगी जिसकी, ठीक है, मॉडुलो n। मॉडुलो n मतलब अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड करूं, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड करूं, जिसको डिवाइड करना नंबर थ्योरी में पढ़ा था, डिवाइड करना, m से डिवाइड कर रहे थे, हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? m को लास्ट में लिखते थे ना। तो जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे तो क्या बोलते थे लास्ट में? मोडुलो m। मोडुलो m का मतलब m डिवाइड कर रहा है ना, ए बी के डिफरेंस को, दैट्स वाई n डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? रेसिड्यू क्लास। रेसिड्यू क्लास का मतलब पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया उसने? ऑल, है ना। तो यहाँ से ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो यहाँ से आप देखो Zn है। ठीक है, अब इतने तो तुम्हें नंबर थ्योरी पढ़ ली हमने, तो अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि अगर किसी नंबर को मैं n से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। ठीक है, पहले दिन बताया था मैंने कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है ना। अभी परसों से पहले इंटू था किसी का, तो आपसे उसे ये पूछा था कि -28 को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? उसने नेगेटिव बोल दिया। हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना। ठीक है, एक तो नेगेटिव में निकाला था और एक पॉजिटिव में। नेगेटिव वाला गलत था क्योंकि हम रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा रिमाइंडर किस में लेते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? n नहीं होता। ठीक है, n-1 तक। तो क्या आप यहाँ पे इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट लिख सकते हो? तो बताओ, पहला क्या आएगा? 0 आएगा, नेक्स्ट 1 आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, एंड अप टू सो ऐसे आता चला। लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? n-1। तो ऊपर जो डेफिनेशन है वो वर्बली है, और नीचे जो डेफिनेशन है वो क्या है? मैथमेटिकली हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब देखो रेसिड्यू क्लासेस वर्ड यूज किया गया है। रेसिड्यू क्लासेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस मतलब हर एक जो एलिमेंट है उनकी क्लासेस होंगी। जैसे 0 की क्लास होगी, ठीक है, फिर 1 की क्लास होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। ठीक है, इन क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, पार्टिकुलर वैल्यू मैंने n की ले ली, कितनी? 4 ले ली। ठीक है, तो अब तुम्हें 4 ले ली, तो आप यहाँ से Z4 की वैल्यू लिख सकते हो। क्या होगी Z4 की वैल्यू? क्या होगी यहाँ से? 0, 1, 2, 3। कभी भी इसमें 4 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये बच्चे फ्लो में इसमें 4 लिख देते हैं। 4 क्यों नहीं लिखेंगे?
क्योंकि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता, दैट्स वाई 4 इसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पहले जीरो की क्लास लिखनी है, तो जीरो की जब क्लास लिखते हैं हम तो जीरो के ऊपर क्या बना देते हैं, बार बना देते हैं, मतलब क्लास ऑफ जीरो ये लिखनी है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें वो सारे नंबर आएंगे, पहली बात तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इनमें वो सारे नंबर आएंगे जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, बताओ। पहला नेगेटिव भी आ सकते हैं, अभी मैंने बताया कि -27 को भी तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं और रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा नंबर थ्योरी में करा था हमने, ठीक है। मैंने बोला था ना कि नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक में आपको नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज होंगे, ठीक है। तो नंबर थ्योरी इसलिए करवाई गई थी पहले। अगर मैं पहले दिन ऐसे स्टार्ट कर देता और तुम्हें आइलर 5 फंक्शन का नहीं है, मॉडुलो का पता नहीं है, तो क्या आप समझ पाते, नहीं समझ पाते। अब देखो मॉडुलो m या मॉडुलो n लिखती तुम्हें समझ में आ गया कि n किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो जीरो क्लास है, तो यहां से मैं 4 लिख रहा हूं, तो क्या -4 आएगा, क्या -8 आएगा, ठीक है, क्या -12 आएगा, ठीक है, क्या 0 आएगा, जीरो को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्या 4 आएगा, क्या 8 आएगा, 12 आएगा, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे। ये किसकी क्लास हो गई, जीरो की। कंबाइंड फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 + -4 + -8 + -12 एंड डॉट 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 डॉट, ये लिख दिया। दिस इज द क्लास ऑफ जीरोज। फिर अब देखो तुम्हें खुद बनानी आ जाएगी, यहाँ पे 0 की लिख दी, फिर किसकी लिखनी है, 1 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार, मतलब किसकी क्लास लिखी जा रही है, 1 की। वो सारे नंबर आएंगे जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जिसकी क्लास लिखनी हो वो रिमाइंडर आना चाहिए। तो बताओ क्या लिखूं मैं, यहाँ पे 0 लिख सकता हूं, 0 नहीं लिख सकता, 0 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, लेकिन रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 लिख सकता हूं, 1 को अगर मैं रिमाइंडर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, हाँ जी। 5 लिख सकता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा, नेक्स्ट -5 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं, -9 लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं, 12, 13, 17 और नेगेटिव वाले बताओ, नेगेटिव कौन कौन से लिख सकता हूं, -5 नहीं -3 नेगेटिव में है ना। नेक्स्ट ये नहीं लिख सकता, 13 लिख सकता हूं। समझ गए क्या करा है मैंने, क्या किया है, इसका यूज किया है, इसका यूज करके लिखिए मैंने नीचे वाले एलिमेंट। जी देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा था, जब ये आंसर 0 आ रहा था, तुम्हें रिमाइंडर क्या चाहिए अब, 1, तो हर एक में 1 ऐड कर दो। जब इन सभी नंबर में 1 ऐड किए ना, वो मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिए। और ये किसकी क्लास हो गई, 1 की। नहीं समझ आया, अब फिर 2 की भी लिख सकते हो, 2 की क्लास लिखनी है तो इसमें क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। देखो 0 में 2 ऐड करेंगे 2, इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, और -8 में 2 ऐड करेंगे तो -6 एंड अप टू सो ऑन। ये किसकी क्लास आ गई, 2 की। सिमिलरली किसकी क्लास आ जाएगी, 3 की। लेकिन हमें इन क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इनको हम कैसे लेके चलेंगे, हमें तो Z4 लिखना था ना, वो लिख दिया हमने, ये Z की वैल्यू आ गई। अब तुम काम कर रहे हो Z4 पे, कौन सा सेट ले रखा है तुमने, Z4, और कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये नंबर आ जाए 34 आ जाए, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। 34 किसकी तरह बिहेव करेगा अब यहाँ पे, 31 बताओ, इसमें से कौन सी क्लास में होगा, 2 वाली क्लास में होगा। जब 34 को हम 4 से रिड्यूस करेंगे, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या होता है, किसी नंबर को रिड्यूस करने का मतलब उस नंबर को n से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 34 किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 की तरह। तो 30 बिहेव करेगा तो उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। यानी 34 पे काम नहीं करेंगे हम, किस पे काम करेंगे, 2 पे। अगर आपने सेट क्या ले रखा है, Z4 ले रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n ग्रुप, Zn ग्रुप, ठीक है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रुप कब बनेगा, फिर हम देखेंगे कि ये रिंग कब बनेगा, फिर ये देखेंगे कि फील्ड कब बनेगा, ठीक है। Zn मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये सेट है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके, या पहले भी हमने पढ़ लिया
कि अगर मैं z की सुफिक्स में p ले लेता हूँ, यानी z5, z7, z11, z13, दिस टाइप के सेट, ये जो टाइप मैंने बताई है, दिस टाइप सेट मोस्ट इंपोर्टेंट सेट होते हैं क्योंकि ये फील्ड बनाते हैं, ठीक है। पढ़ा भी होगा तुमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ZP इज ए फील्ड इफ एंड ऑल, Zn इज ए फील्ड इफ एंड ऑल इफ n इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर फील्ड की बात होती है तो हम Z2, Z3, Z5, Z7 इन्हीं पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें P का कोई रोल नहीं होगा, लास्ट में जाके P का रोल होगा। हाँ जी, बना सकते हो क्या तुम यहाँ से अब Z9 लिख सकते हो? कितने एलिमेंट आएंगे? 9 ही आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 8, 9 नहीं आ सकता। तो कभी भी हमें किसी भी सेट का ऑर्डर लिखना हो, सेट का ऑर्डर क्या होता है? सेट का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ऑर्डर वर्ड तो हम ग्रुप थ्योरी में यूज करते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे ऑर्डर वर्ड ना यूज करके कार्डिनलिटी यूज कर लूँ? कार्डिनलिटी क्या होती है किसी भी सेट की? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो अगर मैं यहाँ पे Zn लिख दूं और कार्डिनलिटी की नोटेशन क्या होती है? दोनों तरफ क्या लगा दो? पैरेलल लाइन। मोड नहीं है, ये क्या होता है? काउंटेबिलिटी में पढ़ा है ना, तो बताओ आंसर कितना आएगा? n ही आ जाएगा। यानी वो आपसे ये पूछ रहा है कि Zn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो Zn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं Z34 पे बात कर रहा हूं तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? n। आगे जाके जब इसको ग्रुप प्रूव कर देंगे हम तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऑर्डर यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि कुछ ग्रुप बनेंगे, कुछ ग्रुप नहीं बनेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द बाइनरी ऑपरेशन ऑल्सो, कि आप एडिशन लेके चल रहे हो, मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं या सेट डिस्कस कर रहे हैं? फिलहाल हम इनको सेट बोल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। बना लोगे तो Zn क्लियर है? Zn ओके। आगे जाके हम इनकी कंपोजिशन भी देखेंगे, कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो कंपोजिशन दो टाइप की हम डिस्कस करेंगे इसमें, एक तो होती है एडिशन और एक होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन मोडलो सेम रहेगा, मोडलो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक Z7 ले लिया मैंने, ओके। Z7 ले लिया, बताओ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट आ गए, ओके। 7 नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा क्योंकि कोई मान लो मैंने लिख दिया तो 7 किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह, और 0 आपने ऑलरेडी लिख रहा है और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 7 वहां पे गलत लिख दिया, वहां पे क्या आएगा? सिर्फ 6 तक आएगा, यहां तक, ठीक है, ओके। अब देखो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, पहले पता होगा तुम्हें कंपोजिशन, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या लेके चलते हैं? स्टार, ठीक है। ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए मैंने, ए कोमा बी, किसके ले लिए? मान लो Z7 के ले लिए, ठीक है, ओके। तो कंपोजिशन उनकी डिफाइन होगी, ठीक है। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये एक डिफाइनिंग फॉर्मूला होगा, इट इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या ले सकता हूँ? ए प्लस बी ले सकता हूँ। इट इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और जो नेक्स्ट लिखिए वो ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। देखो एक वर्ड यूज किया मैंने, क्या? ऑर्डिनरी, मतलब जो नॉर्मल लेके चलती हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार लिखा है ना, कई ऑथर इसको स्टार को क्या लेके चलते हैं? डॉट लेके चलते हैं। वो डॉट को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और कई ऑथर नहीं, हम भी ये लेके चलेंगे, बार बार डॉट नहीं स्टार नहीं लिखे हम, फिर क्या लिख देंगे? ए डॉट बी, फिर डॉट को भी छोड़ देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? सीधा ए बी, ठीक है। तो फिलहाल हम फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? स्टार लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फर्स्ट, वो मैंने क्या ले लिया? ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ले ली, ओके। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन देखनी है हमें। मान लो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया 2 और एक एलिमेंट उठा लिया 4 और मुझे उनकी कंपोजिशन करानी है। कंपोजिशन करा के मुझे ये बताना है कि ए स्टार बी कितना आएगा, यानी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे 2 स्टार 4 कितना आएगा। और बताओ ऑपरेशन कैसे है इसमें? ऑपरेशन मैंने बताया अभी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब Z7 की बात हो रही है तो ऑर्डिनरी नहीं होगा, उस पर हम ऐसे लिख के, और जो ये वाला डंडा ना इसके नीचे हम लिखेंगे 7 पे बात हो रही है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 7। और अगर एडिशन लेके चलो तो एडिशन लिख के जो ये वाला डंडा इसके नीचे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। मतलब ये जो 7 है ये मॉडुलो 7, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका देखो एक तो ये चीज है और ये चीज है, दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 7। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, एडिशन मॉडुलो 7 ऐसे बोलते हैं। और ये सिंपल एडिशन,
ठीक है, तो ये कब यूज होते हैं पता है? जब हम किस पे काम कर रहे हो, जेड एन पे, मोडलो एन पे अगर हम काम कर रहे हैं, जेड एन सेट पे अगर काम कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन हम इस टाइप के लेके चलते हैं। ओके, तो ये तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है और ये तुम्हारे पास एडिशन मॉडुलो 7 है। ठीक है, जब हम ग्रुप डिस्कस करेंगे तो पहले हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करानी है मैंने। ठीक है, तो यूज तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैंने बोल दिया 2 और 4 की कॉम्पोजिशन करानी है। तो बताओ पहले क्या करो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 8, लेकिन मॉडुलो क्या है 7, आंसर कितना आया 1। तो 2 इंटू 4 करोगे तो 1 आया है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे 4 और 6 उठा लिए होते, तो 4 और 6 की मैंने क्या करी, कॉम्पोजिशन अंडर एडिशन मॉडुलो 7, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। 21 हो गया, रिड्यूस करके आंसर कितना आ गया 3, ये आ गया 3। क्लियर है, 24 नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे 2 और 5 उठा लिए होते, तो 2 और 5 की कॉम्पोजिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। समझ गए, ये थी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। और अगर हमें एडिशन मॉडुलो n करनी है तो ये लिखूंगा मैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 और ब्रैकेट, जब हम ऑर्डिनरी लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन अगर आपने मॉडुलो n लिया हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और 6। आंसर बताओ कितना आएगा 3 आएगा। और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 2, 3, 4, 5, ये आंसर बताओ कितना आएगा। एडिशन मॉडुलो 7 के अंदर मैंने इन 4 एलिमेंट का आपसे सम पूछा है, क्या आएगा। पहले तो इनकी ऑर्डिनरी एडिशन कर दो आप, कितनी आएगी 14 आएगी, लेकिन 14 को जब 7 से रिड्यूस कर देंगे आंसर कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। इज दैट क्लियर, कर लोगे आप। फिर आगे जाके अभी मैं आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं बता रहा, वो हम जब ग्रुप डिस्कस करेंगे फिर बताऊंगा मैं। मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई, एडिशन करना आ गया, तो जब ये इस टाइप के कॉम्पोजिशन लिखी हो तो ये सिर्फ एक ही टाइप का ग्रुप है, Zn ग्रुप, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है, निकाल सकते हो अब तुम। Z15 में कितने एलिमेंट होंगे 15, Z17 में 17। ठीक है, लेकिन 17 उसके अंदर नहीं होगा, सेट के अंदर, उसकी जगह क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो n ग्रुप, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ग्रुप के सबसे पहले जो हम चेक करेंगे ना, वो इसी को चेक करेंगे। इंटीजर के बाद सबसे पहले जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं, इसको इसी ऑर्डर में चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप बनेगा, कौन सा ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप बनेगा तो ऑर्डर कितना होगा, ग्रुप बनेगा तो एलिमेंट के इनवर्स किस टाइप के होंगे, ग्रुप बनेगा तो इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी। अभी तक मैंने आइडेंटिटी नहीं बताई तुम्हें, मैंने बताया कि ये तुम्हारे पास इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी। सेट में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे वही पूछेगा वो, क्योंकि मॉडल अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ऐसा है कि आपने एक चीज छोड़ दी तो 101% जो आपको नहीं समझ में आए होंगे ना, डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत देगी। आप ये छोड़ दोगे कि क्या लेना देना है इसका कंपोजिशन का, लेकिन दिस इज द बेसिक लेक्चर, और सिर्फ इस लेक्चर के लिए नहीं है, आप नेक्स्ट लेक्चर करोगे। ठीक है, तो उनमें आपको जरूर, और जो आपको समझ में नहीं आएगी ना वही दिक्कत देगी, ऐसा भी होता है ना। जो आपको नहीं समझ में आती है वही दिक्कत देगी आपको। तो कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो वो मुझे वहीं बोलेगा कि समझ नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए। ठीक है, एनी डाउट, कर लोगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो इसके एलिमेंट से ही बना है। ठीक है, किसके एलिमेंट से, Zn के एलिमेंट से ही बना है। ठीक है, उसको हम यूनिट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और नोटेशन क्या होती है उसकी, U ऑफ n। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट ग्रुप। ठीक है, नोटेशन क्या होती है, U ऑफ n। क्लियर है, आइलर 5 फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, वही है ये, लेकिन यहाँ पे हमें आइलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़नी, यहाँ पे हमने इस सेट की डेफिनेशन, फिलहाल हम इसको ग्रुप नहीं बोले, इसको क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। U ऑफ n, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, x सच दैट, या x बिलोंगिंग टू n लिख लो, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना। ठीक है, ओके। x में 2 टाइप की क्वालिटी होगी। सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी, यानी 0 नहीं ले सकते हैं ना, मैंने इतना ही लिखा है। यहां से क्या 0 आएगा इसके अंदर,
नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एलिमेंट 1 या 1 से बड़े हो। इतना लिखते ही हमारे पास आ गया कि एलिमेंट है वो 0 नहीं होंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मैंने मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम कितना हो सकता है, n हो सकता है, ठीक है। और इनकी एलिमेंट की जो जीसीडी है इनका n के साथ कितना हो, 1 हो। एंड जीसीडी को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा था हमने, जीसीडी यूज होगा सभी का, ठीक है। जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं नंबर थ्योरी में उनका यूज होगा, ठीक है। इस टाइप के अगर कोई सेट है तो उसको हम यूनिट ग्रुप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्या बोल रहे हैं, एक सेट बोल रहे हैं, ठीक है। ये सेम डेफिनेशन किसकी है पता है, किसकी है, आइलर 5 फंक्शन ही पढ़ा था, वही तो है ये, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि इसके जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, Zn से ही आएंगे, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। क्यों आएंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया u ऑफ 5 लिखिए आप, u ऑफ 5 कितना आएगा, u ऑफ 5। तो पहले आप जनरल इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे x बिलोंगिंग टू n, वो सारे नंबर, ठीक है, जो 1 से बड़े हो, ठीक है, और n 5 के इक्वल भी हो सकते हैं, उससे लेस हो, और उन सभी का जीसीडी 5 के साथ कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, है ना। ऐसे एलिमेंट आप उसकी आपको लिखने हैं इसमें। तो आप बताओ पहला एलिमेंट क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, दूसरा 2 लिखोगे, तीसरा 3 4 5 भी, क्योंकि 5 का 5 के साथ जीसीडी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस इक्वलिटी साइन को तो हटा भी सकते हो, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू n हो गया तो x और n का जीसीडी कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 1। n ना कुछ भी आओ, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर यहाँ पे n लिखा है तो क्या यहाँ पे n आएगा, अगर यहाँ पे मैंने n लिखा है तो क्या यहाँ पे n आएगा, क्योंकि जीसीडी कितना हो जाएगा, लेकिन लेना कितना है, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इक्वलिटी साइन को हटा भी सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो आपने देखा अगर यहाँ पे u5 लिखा है तो एलिमेंट कितने आए हैं, कितने आए हैं, 4। u15 लिखिए आप, u15 लिखिए, u15। पहले अब मैथमेटिकल तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप पहले 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 का 15 के साथ जीसीडी 1 आएगा, 2 का 15 के साथ 1 आएगा, 3 का नहीं आएगा, 4 का 1 है, फिर 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, इसके अंदर 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतने टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और बच्चा ये पूछ ले सर एलिमेंट तो आ गए, कंपोजिशन करा के देख, अभी तो मैंने बोला कि ये जो एलिमेंट है किससे आए हैं, Zn से ही आए हैं, ठीक है। वो जो बच्चा बोलेगा कैसे आए हैं Zn से, Z15 लिखता तो क्या ये सारे एलिमेंट Z15 के अंदर नहीं होते, क्या नहीं होते, होते बल्कि कुछ ज़्यादा ही होते। तो मैंने क्या बोला है कि जो U15 है या UN है वो किसका सबसेट है, Zn का ही सबसेट है। तो कंपोजिशन की बात करूं तो जैसे Zn के साथ कंपोजिशन करा रहे थे वैसे कंपोजिशन किसके साथ करवानी है, इन एलिमेंट के साथ कराएंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम है जो हम Zn के लिए करते हैं। 2 टाइप की हो सकती है, पहली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और दूसरी एडिशन मॉडुलो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम ग्रुप की तो आगे जाके आप देखोगे जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करते हैं तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, वो ऊपर वाला सेट है ना वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एडिशन मॉडुलो की बात करूँ तो ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन वो हम चेक करेंगे क्यों नहीं करेगा, कर क्यों रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, वो हम ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे जब हम डिस्कस करने वाले हैं उसको। हाँ जी, ये आ गया समझ में। अगर मैं आपसे U15 पूछता, आपसे U of 15 बताओ, तो U of 15 बताओ, लिखोगे आप इसमें सारे एलिमेंट की लिस्ट लिखोगे। डायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ लूँ कितने हो गए, U15 के अंदर कितने हैं, 8 एलिमेंट है। U5 के अंदर U7 बोलता तो मैं आप एलिमेंट लिख देते 1 से लेके 6 तक, सभी का जीसीडी 7 के साथ 1 है, 7 का ही नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर मैं आपसे इसकी कार्डिनलिटी पूछूं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी, और कार्डिनलिटी मैंने अभी बताया था U ऑफ n है, किसे डिनोट करते हैं, इन पैरेलल लाइन से। तो बताओ कितने आएंगे, या और लिखूं सेट, U5 लिखा, U15 लिखा, U7 लिखा, U25 लिखा, तो मैं पूछ रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसी का
प्राइम नहीं, मैं एन के लिए पूछ रहा हूँ। आप कुछ पार्टिकुलर केस मत बताइएगा कि प्राइम है तो p-1 होंगे, है ना, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसने गलत नहीं बोला। अगर आप u ऑफ p लेके चल रहे हो, यानी u ऑफ p ले रहे हो आप, और इसकी आप कार्डिनलिटी पूछ रहे हो, तो p-1 आएंगे, जैसे ये है, जैसे ये है, कोई गलत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट n, इफ n इज नॉट ए प्राइम नंबर, मैं तो उसकी पूछ रहा हूँ क्या होगी, जैसे u15 है, u25 है, इस टाइप के एलिमेंट नंबर दे रखे हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बताओ। क्या नंबर थ्योरी का कोई ऐसा है जिसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, m+1/2, कैसे बताओ। तो अगर n हो तो इसकी जो कार्डिनलिटी है फाई ऑफ n के इक्वल आएगी, ठीक है। फाई ऑफ n मतलब आइलर फाई फंक्शन ऑफ n, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज, ये किसकी डेफिनेशन है, आइलर फाई फंक्शन की। आप वही तो एलिमेंट लिख रहे हो जिनका n के साथ n से लेस हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, n के साथ जीसीडी 1 हो, तो इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। इसमें तो हमने ये लिखा है कि होंगे कौन कौन से, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कितने होंगे, वो क्या होती है उस सेट की कार्डिनलिटी, तो कितने होंगे, फाई n होंगे। देखो फाई ऑफ 5 4 6, 15 का फाई कितना होता है 8, ठीक है, 25 का फाई कितना होगा 20 आता है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी पूछे तो कितनी आएगी 20। तो आइलर फाई फंक्शन का यूज करना है यहाँ पे, और उनका यूज करके आप ऐसे उनकी कार्डिनलिटी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये है यूनिट ग्रुप, ठीक है, यूनिट सेट U ऑफ n, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप कब बनेगा और किस में बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने Zn बताया था कि वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनता, लेकिन ये ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिट ग्रुप, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ग्रुप बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अभी तक हमने कितने टाइप के सेट पढ़े हैं। फर्स्ट रेसिड्यू मॉडुलो n, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n, क्लासेस बनानी आ गई, सेट बनाने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो, कॉम्पोजिशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट यूनिट ग्रुप बनाने आ गए, बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक है जो जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें ग्रुप थ्योरी में कोई भी काउंटर एग्जांपल ढूंढना हो, जब भी हमें ग्रुप थ्योरी में कोई भी काउंटर एग्जांपल ढूंढना हो, तो हम अब जो नेक्स्ट सेट आ रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। नाम भी तुमने पहले इसका सुना होगा, डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है, पढ़ा है डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। नोटेशन जो हम इसकी लेके चलते हैं, डी के सुफिक्स में हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट नोटेशन नहीं है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, इसका क्या मतलब होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्ट करने से सिर्फ इस लेक्चर तक ही मतलब है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, लेकिन फिर हम इस सेट को क्या कर देंगे, जनरलाइज्ड, ठीक है, कि ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं वो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं कि मैथमेटिकली हम जो डीएन ग्रुप है उसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके, देखो डाईहेड्रल, हेड्रल वर्ड लिखा है, हेड्रल वर्ड है, तो किसके पीछे आता है ये, किसके पीछे आता है, डाईहेड्रल, डाई लिखा है तो मतलब कि ये होता है तुम्हारे पास डाईहेड्रल ग्रुप। यहाँ पे तुम्हें दो चीजें नजर आ रही है ना, एक दूसरी y, एक तो x है, एक दूसरी y है, ठीक है, एक तो x है और दूसरी y है, ठीक है। जो x इंटू वाई कर देना, ये इसका होता है जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर, मतलब इससे आप इस dn के सारे एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है। जो x है ना, x, ये एलिमेंट होते हैं इसके रिफ्लेक्शन टाइप के, ठीक है, और जो y है वो होता है तुम्हारे पास रोटेशन। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो कितनी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन कितनी पॉसिबल है 2, सॉरी n की वैल्यू 2 ली है ना, रोटेशन कितनी होगी 2 होगी,
ठीक है, n की वैल्यू 4 ले ली मैंने, तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप की पॉसिबल है? 4 टाइप की, रोटेशन 4 टाइप की, है ना? नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा ना समझ, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम फिलहाल किस पे चलते हैं, n की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके हम d4 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ये x क्या है, y क्या है, ये रिलेशन क्या है और इससे क्या मतलब है आपका, ठीक है? तो इसको हम स्किप कर देते हैं। फिलहाल हम n ले लेते हैं 4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं d4, ठीक है? d4 को अब कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके अंदर ये देखेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है? ओके, देखो d4 लिखा है, तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लेना है जिसके 4 कॉर्नर हो, जिसके 4 कॉर्नर हो। तो मैंने इसके लिए क्या ले लिया, ये ले लिया, 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो तुम क्या लेते, ट्रायंगल। 5 लेता तो पेंटागन, 6 लेता तो हेक्सागन, ठीक है? इसलिए हेड्रल वर्ड यूज हुआ था, ठीक है? 1 लेता तो एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ही आएगा एक। 2 लोगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा, लाइन आ जाएगी। 3 लोगे तो ट्रायंगल, 4 लोगे तो एक स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, फिलहाल हम बताओ क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, d4 को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इनका कॉर्नर का नाम लिख देते हैं। ये तुम्हारे पास a है, ये तुम्हारे पास b है, ये तुम्हारे पास c है और ये तुम्हारे पास d है, ठीक है? अभी मैंने बोला था 4 क्या होगी, रोटेशन, और 4 क्या होगी, रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे एक मैंने x और y की फॉर्म में बताया था, ठीक है? फिलहाल x और y को भूल जाइए आप, वो नहीं समझ में आ रहा था हमारे। फिलहाल अब क्या कीजिए, पहले आप इसको रोटेट कीजिए 0 डिग्री पे, और जब r मतलब रोटेशन और इसके सुफिक्स में मैंने 0 लिख दिया, तो 0 डिग्री पे आप रोटेट कर दीजिए, ठीक है? ऐसा ही आपको, ये ऐसा ही है ना, इसको 0 डिग्री पे रोटेट करोगे तो कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा। तो क्या मैं इसको एज इट इज यहाँ पे ये लिख दूं कि ये ऐसे ही आ जाएगा, a b c d, सेम रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आप क्या कीजिए, इसको दोबारा बनाइए, ठीक है? a b c d, और अब की बार इसको आप रोटेट कर दीजिए किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। नहीं समझ आया? इसको जब स्क्वायर को आप 90 डिग्री पे एंगल पे रोटेट करोगे तो रहेगा तो स्क्वायर ही या ट्रायंगल हो जाएगी? ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर ही होएगा, स्क्वायर ही होएगा। अब बताओ, ऐसा ही स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है? कह दो कि स्क्वायर बोल रहे हो लेकिन बना रेक्टेंगल रखी है ना, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, हाँ जी, जब इसको आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो जो ये वाली एक्सिस है यहाँ पे, इसमें ये कॉर्नर क्या होगा, डी। रोटेट करो इसको 190 पे, तो इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, जो ए है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है? कितने एंगल पे रोटेट किया है, 90। किसी को नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये तुम्हारे पास ये ट्रायंगल थी ए बी सी डी, इसको रोटेट स्क्वायर था ना, ये था, इसको 90 डिग्री पे करोगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ए है तो ऐसे होके यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो 90 डिग्री पे करोगे तो रेक्टेंगल जो स्क्वायर है वो ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको स्क्वायर ही लेके चलिए, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, ठीक है? कई बच्चा बोले सिर्फ स्क्वायर ही लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके 4 कॉर्नर हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं फिर आपसे बोलूँ कि आप इसको दोबारा बनाइए, मैंने यहाँ पे बना लिया, ये आ गई यहाँ पे, और ए बी सी डी, और मैं बोल दूँ कि इसको आप 180 डिग्री पे रोटेट कीजिए, तो एक बात बताओ, आपने कोई चीज़ है वो 180 पे करनी है, तो आप पहले उसको 90 कर लो, फिर उसको 90 कर लो। 90 पे तो तुमने ऑलरेडी की हुई है, ये करी हुई, आपको चाहिए कितनी, 180। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इसको ही आप क्या करो, 90 डिग्री कर दो, तो बता सकते हो क्या बनेगी, क्या बनेगी? ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है? और फिर मैं ये बोल दूँ आपसे कि ये रेक्टेंगल है सेम, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और इसको आप R270 कीजिए, तो R270 आप इसको 90 डिग्री पे कर दीजिए, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे था ना, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। ओके, और फिर नेक्स्ट 90 और ऐड कर दो तो R360
R360 ये है, और इसको R360 पे ऐसे करके सेम रखूंगा तो वही आ जाएगी दोबारा, और वही आ जाएगी तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं। यानी R360 किसकी तरह बिहेव करेगा, R0 की तरह, जीरो नहीं किसकी तरह, R0। इट्स जस्ट ए नोटेशन। ये क्या डिनोट कर रहा है पता है, क्या डिनोट कर रहा है कि आपने उस रेक्टेंगल को कितने डिग्री पे रोटेट किया है, 180 डिग्री पे, 19। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि आपने 120 पे क्यों नहीं करा, 140 पे क्यों नहीं करा, 200 डिग्री पे क्यों नहीं करा, रोटेट है, 230 पे क्यों नहीं करा। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप n की वैल्यू ले लीजिए, कितनी है, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, 4, तो n 4 है ना, तो आप 360 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 90। तो अब 90 पे रोटेट करेंगे हम, 130, 120, 230 इन पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके हैं रोटेट करने के, 4 ही तरीके हैं, 0, 90, 180, 270। तो ये आ जाएगा इसके 4 एलिमेंट, ठीक है। 4 एलिमेंट आ गए ना इसके, R0, R90, R180, R270, R380 भी लिख दूं, 360 सॉरी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R0 के इक्वल। R720 भी लिख दूं, 720, R720, वो नहीं लिखना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, R0 की तरह, ठीक है। समझ रहे हो। तो सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आ गए। कितने बताया था मैंने, कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 8, 4 तो रोटेशन के अंदर और 4 रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। रोटेशन वाले तो मैंने लिख दिए। आ गए R0, तो बच्चा बोलेगा सर ये R0 इट्स जस्ट ए नोटेशन रिप्रेजेंट द रोटेशन, कि आप R180 लिख रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया विद 180 डिग्री एंगल, ठीक है। अब करते हैं रिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। देखो रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं हम, तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो रोटेशन तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हॉरिजेंटली, ठीक है। यानी आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है ABCD, ठीक है, ये लिख दिया तुमने, ओके। हॉरिजेंटल लाइन ये होती है या फिर ये होती है, ये होती है। तो हॉरिजेंटल है तो मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल का कैपिटल क्या लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, H फॉर हॉरिजेंटल। रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट मतलब जो इसकी इमेज आएगी वो तो इस तरफ आएगी और इसकी इमेज आएगी वो इस तरफ आएगी। तो अगर इसका आंसर लिखूं तो बताओ ये कॉर्नर क्या आएगा, ये कॉर्नर C, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर D, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट, मैं इसको रिफ्लेक्ट कर सकता था वर्टिकली भी, ABCD, वर्टिकली मतलब ऐसे, ओके। और जब ऐसे है तो वर्टिकली लिख रहे हैं ना, तो वर्टिकल का V लिख देता हूं मैं, यहाँ पे V लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दिए। फिर बताओ इसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा B, और यहाँ पे A, यहाँ पे C और यहाँ पे D, ठीक है। नेक्स्ट ये है ABCD, ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया। और क्या पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने की, डायगोनली कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और डायगोनली कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डायगोनल का D लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये तो फिक्स रहेंगे ना, ये तो कॉर्नर पे है, तो इसका आंसर ए भी फिक्स रहेगा और C भी फिक्स रहेगा। B की जगह क्या आएगा D, और D की जगह नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। और क्या तरीके हो सकते हैं रिफ्लेक्ट करने के, ऐसे कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं बैकवर्ड डायगोनल, उसमें मैट्रिक्स में पढ़ा था ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं ABCD, और इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखो D तो यूज हो चुका, बैकवर्ड डायगोनल है, तो D के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, डैश लगा देता हूँ। D डैश का मतलब बैकवर्ड डायगोनल। आंसर कितना आएगा इसका, A की जगह C आ जाएगा, C की जगह A आ जाएगा, B और D है वो एज इट इज रहेगी। और कोई भी पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिफ्लेक्ट करने की, तो ये 4 ही पॉसिबिलिटी है। और आप एक
चीज़ देख रहे हो, जितने भी मैंने 8 ऑपरेशन लिखे हैं तो उस साइड लेफ्ट हैंड साइड चारों के चारों आंसर है वो डिस्टिंक्ट है। कॉर्नर आप देख लीजिए, लिखिए ना, हर जगह क्या है, अलग आंसर है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो सेम आ रहे हो, नहीं आ रहे। तो ये तुम्हारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 4, यानी आपने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, D4 कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो फाइनली अगर मैं अब यहाँ पे D4 लिखूं तो D4 की वैल्यू ये आ जाएगी R0, R90, R180 एंड R270, नेक्स्ट H, नेक्स्ट V, नेक्स्ट D, नेक्स्ट D डैश। क्या तुम्हें ये 8 यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी है, हमने अपनी मर्जी से लिख दी, कुछ ना कुछ तो देना हम, ठीक है। हम लिखी तो नहीं कि दिस इज द रिफ्लेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजेंटल कोरस्पॉन्डिंग, तो हमने नोटेशन दे दी कि H है, H मतलब हॉरिजेंटल, V मतलब वर्टिकल रिफ्लेक्शन, D मतलब डायगोनल, D डैश मतलब बैकवर्ड डायगोनली, R90 रोटेट द स्ट्रक्चर विद 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कर दिया मैंने। ओके, कोई बच्चा बोले मैं अलग नोटेशन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट तो यही आएंगे, पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया, ये सेट बना दिया मैंने। ओके, और जब सेट बना देते हैं तो पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट कितने आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने D8 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4। कई बच्चे यहाँ पे लिख के 8 एलिमेंट आए तो यहाँ पे D8 लिख देते हैं, लेकिन D8 में तो कितने एलिमेंट आएंगे, 16 आएंगे। D3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 9, 6 आएंगे। जितनी यहाँ पे लिखा है ना उतनी रोटेशन होगी और उतनी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। आप एक अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा D3, वैसे ही जैसे D4 कंस्ट्रक्ट किया वैसे D3 आ जाएगा, लेकिन अब D4 को अच्छे से समझ लीजिए। बस वहाँ पे D3 पढ़ेंगे, वहाँ पे कितने कॉर्नर होंगे, 3 कॉर्नर, वहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगी, उसको भी करेंगे हम। सबसे पहले इसको डिस्कस कीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं H ऑपरेशन है ना सारे, ये एलिमेंट है, अगर मैं H को 2 बार अप्लाई कर दूं, 2 ये है, ये था ना A B C D, मैंने इस पे पहले H अप्लाई किया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसके बाद फिर H अप्लाई किया, ये चाहिए मुझे, क्या है, सेम आ जाएगा, श्योर सेम। मैंने क्या किया है, H के साथ कंपोजिशन कर दी, पता है तुम्हें, H के, देखो रिफ्लेक्शन है, एक बार रिफ्लेक्शन करोगे दोबारा तो वही आ जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा, H है तो इसी कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो आंसर आएगा C B D A, और फिर तुम इसकी हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो यही आ जाएगा A B C D। तो H की H के साथ करी तो क्या मैं इसको H स्क्वायर लिख सकता हूं, आंसर कितना आया, ठीक है। H नहीं लिखेंगे, ठीक है, वही स्ट्रक्चर आ गया है ना। ओके, और जब वही स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको हम E लिख देते हैं, आइडेंटिटी लिखेंगे, लेकिन वो नहीं लिखेंगे अभी। ओके, हाँ जी, अगर क्या मैं D इंटू डी करता तो क्या वही आ जाता, क्या जो स्ट्रक्चर हम लेके चले थे, क्या मैं V इंटू वी करता तो वही आ जाता, क्या मैं D डैश इंटू डी डैश करता तो वही आ जाता। तो जो ये सारे हैं ना, ये 4 रो आपको दिख रहे हैं, इनको मैं X बोल रहा था, वो X I Y J, X की पावर कितनी लिखी थी मैंने, I, लेकिन बाद में लिखा था x पावर I y रेस्ट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E, तो जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E था ना, उसका मतलब x किसको डिनोट कर रहा है, रिफ्लेक्शन को कर रहा है। और अगर आप 2 बार किसी चीज की रिफ्लेक्शन कर देते हो तो वही चीज आ जाएगी, और वही चीज है जिसको हम क्या लेके चल रहे हैं, E लेके चल रहे हैं, समझ आया, ठीक है। तो वो था तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E। उसके बाद मैंने एक चीज और लिखी थी, क्या, y की पावर n इज इक्वल टू E। तो अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो होगी y इज इक्वल टू R, यहाँ पे 360 और यहाँ पे क्या लिख दो, n लिख दो, ठीक है, ये वो y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट क्लियर है, अगर मैं ऊपर कर दूं फिर भी क्लियर है, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, याद हो गए होंगे, 4 H V D D डैश R0 R90 R180 R270। लेकिन रिफ्लेक्शन की बात हम कर चुके, ये होता है y की वैल्यू, n कितना लिया हुआ है हमने, 4 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, R360 अपॉन 4 इज इक्वल टू R90, ये किसकी वैल्यू है, y की, ठीक है। अब देखो
y की पावर n इज इक्वल टू ई लिखा हुआ था, y की पावर n कितना लिया हुआ है 4 इज इक्वल टू ई। अगर मैं किसी चीज को 90 डिग्री तक रोटेट करता चले जाऊं और 4 टाइम रोटेट कर दूं तो क्या वही पोजीशन आ जाएगी उस चीज की? कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, हमने क्या लिया हुआ है स्क्वायर, उसको 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, क्या वही चीज आ जाएगी? तो दैट्स वाई वही चीज आ जाएगी, तो उसको हमने क्या लिख दिया ई लिख दिया, y⁴ इज इक्वल टू ई। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कंपोजिशन नहीं कराई मैंने, करवा दी कंपोजिशन, सिर्फ किसकी करवाई है? रिफ्लेक्शन वालों की। एस 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो और भी हो सकती है। मैं रोटेट करके फिर रिफ्लेक्शन करा सकता हूँ, रिफ्लेक्शन करके फिर रोटेशन करवा सकता हूँ, रोटेशन करके फिर रोटेशन करवा सकता हूँ, रिफ्लेक्शन करके फिर रिफ्लेक्शन, वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मैं तो सेम बताया, अलग अलग तो नहीं बताया। ठीक है, तो अब हम करते हैं कंपोजिशन, कैसे करते हैं वो देखो। हाँ जी, ये क्लियर है? एक्स क्या था वहां पे? एक्स रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा था, वाई क्या था वहां पे? रोटेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? आर ऑफ 360 अपॉन एन। तो यहाँ पे आर 90 किसकी वैल्यू हो जाएगी? वाई की। ठीक है, तो वहां पे हमने डायरेक्टली बोल दिया एक्स आई वाई आई, तुम्हारा दिमाग घूम गया ना, ये क्या है एक्स वाई, तो वो एक्स है और वो वाई है। ठीक है, वाई रोटेशन, एक्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर बच्चा बोलेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये बार बार हम ये थोड़े बॉक्स थोड़े बनाते फिरेंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप कैसे बनता है। अब मैं कहीं भी D4 लिखूंगा, D3 लिखूंगा, तो D4 में ऐसे लिखूंगा और फिर मैं तुम बार बार बताऊंगा नहीं कि ये R90 क्या है, R। ठीक है, ये सेट बता रहा हूँ मैं, ऐसे फॉर्म होगा। अब कंपोजिशन करते हैं, हम कंपोजिशन कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एलिमेंट बताओ। D30 के अंदर एलिमेंट, D30 की कार्डिनलिटी कितनी होगी? D25 की, यानी अगर D के नीचे स्पिक्स n लिखा है तो उसके डबल कर दो। ठीक है, D16 के अंदर रोटेशन कितनी होगी? रिफ्लेक्शन 16। ठीक है, और उनको बनाना हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कंपोजिशन। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं रोटेशन की, रोटेशन के साथ R90 R180। ठीक है, ये तुम्हें कंपोजिशन करवानी है। ठीक है, पहला रूल, हमेशा जब डाइहेड्रल ग्रुप आपको पढ़ाया जा रहा है तो जो कंपोजिशन है वो राइट टू लेफ्ट होगी, राइट टू लेफ्ट। यहां से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है? यहां से, जो बैक में दिया हुआ है, जो लास्ट में दिया हुआ वहां से स्टार्ट करना है। पहले बताओ R90 अप्लाई करोगे या R180? R180। ठीक है, तो देखो इसका आंसर चाहिए ना तुम्हें, क्या आएगा? तो तुमने नोटबुक में बनाई होगी 8। ठीक है, उनमें से मुझे देख के बनाना, बताना क्या आएगी। ये तुम लेके चले थे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या किया? 180 पे। और अब तो तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई होगी क्या करना है, अब तुम्हें बार बार रोटेट करके नहीं देखना। ठीक है, जब तुम्हें 180 दे रखा हो, मान लो R90 दिया होता तो एक शिफ्ट कर दो, R180 है तो दो शिफ्ट कर दो, R270 है तो 3 शिफ्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है 180, तो कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 बार। बात तो वही है, मैं रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन इसको याद रखने का तरीका। तो बताओ A यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, A B C D, ये साइकिल चलेगी ऐसी। फिर कितना रोटेट करना है? R90, तो एक शिफ्ट करना है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे। ये कब आया था, ये बता सकते हो मुझे? ये कब आया था? R270। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? R270। नहीं समझ आया? आ गया? तो जब R90 की कंपोजिशन R180 के साथ करी तो आंसर कितना आ गया? R270। ठीक है, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि R180 ये करो, ठीक है, सेम आ गया, फिर यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, सेम ही बात है। ठीक है, तो आंसर बताओ इसका क्या आएगा? पहले तो आप सिंपल निकाल सकते हो। नहीं, बिल्कुल, अगर यही कर लेते हम सबसे पहले R90 इंटू R180। ठीक है, अगर मैं पहले 90 करता और फिर 180 करता तो क्या आंसर सेम आएगा? मैंने ना नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इन पार्टिकुलर केस हम पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? रोटेशन। ठीक है, एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, एक चीज को मैं पहले 90 कर रहा हूं
फिर 180 कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ को पहले 180 रोटेट कर रहा हूँ फिर 90 कर रहा हूँ, डिफरेंस आएगा कुछ? बताओ, इसमें भी सोच रही हैं कहीं आएगा डिफरेंस? नहीं आएगा ना। तो मैं आंसर इसका बता सकता हूँ कि आंसर इसका कितना आएगा, R270। क्या इसको भी कैलकुलेट करोगे? दिमाग भी लगाना है क्या? सारा पेन से थोड़े करोगे। किसी चीज़ को पहले 90 कर लो फिर 180 कर लो, या फिर 180 कर लो फिर 90 कर लो, रुकेगी तो उसी जगह पे जाके। तो इसमें आप R90 180 करते तो आंसर सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका ये हो सकता है क्या सारे एलिमेंट के लिए होगा, वो हम आगे देखते हैं क्या होगा या नहीं होगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन के साथ कंपोजिशन। ठीक है, हाँ जी, R90 इंटू R90 निकाल सकते हो, और इंटू है ना, इंटू क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, कंपोजिशन। ठीक है, और ये कंपोजिशन कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर कितना आएगा इसका बताओ? R0 आएगा। 180 पे कर दिया, 180 वहीं आ जाएगी वो चीज़ तो, और बस जब वहीं आ जाती है तो इसका मतलब रेस्ट में R0। हाँ जी, R270 इंटू R180 करूंगा तो आंसर कितना आएगा नया? R90 आएगा। एक तो तरीका ये, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर अब तो ट्रिक समझ में आ गई होगी तुम्हें, इनको ऐड कर दीजिए और 90 से रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे ये किया तो 90 से रिड्यूस नहीं, 360 से रिड्यूस कर दीजिए, आंसर आया कितना 270। लेकिन ये किया तो 360 से ज़्यादा हो गया, और फिर इसको क्या कर दिया 360 से रिड्यूस, आंसर कितना आ गया R90। हाँ जी, क्या पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? दो पैटर्न नजर आ रहे हैं। रोटेशन के साथ करोगे तो एंगल को ऐड करके 360 से रिड्यूस कर दीजिए, वो तो समझ में आ गया। क्या रोटेशन के साथ कर रहा हूं तो हमेशा रोटेशन ही आ रहा है आंसर? दो चीजें नोट करो यहाँ पे, रोटेशन के साथ कर रहा हूं तो रोटेशन आंसर आ रहा है, HDV ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा ना, वो नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, हाँ जी, दो चीजें सीख ली मैंने, आपने रोटेशन के साथ और रिफ्लेक्शन के साथ। तो आपने दो चीजें नोट करी, रिफ्लेक्शन के साथ करो आंसर, रोटेशन के साथ है रोटेशन। अब हम करते हैं थर्ड वाला केस, जब क्या हो सकता है और एक रिफ्लेक्शन, वो आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब की बार मैं बताओ क्या लूं, V ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने R180 ले लिया। ये बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा ये तुम्हें बताना है। तो बताओ, V से स्टार्ट करोगे या 180 से? बताया था ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। अब कोई बच्चा बोल सकता है क्यों करते हैं राइट टू लेफ्ट? ठीक है, जब V करेंगे ना, V से स्टार्ट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा तुम्हारे पास, जो 8 बनाई थी आंसर राइट में उस टाइप से नहीं आएगा। देखो, आपने सबसे पहले यहाँ पे किया A B C D और अप्लाई किया R180। तो R180 करना शॉर्टकट मैंने अभी बताया है, कितने पे शिफ्ट कर दो, 2 पे। तो R180 है तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे A B C D। अब क्या अप्लाई करना है, V, तो V तो ये है, और आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, D C A B, ये क्या है, H है। ठीक है, ये H आ गया, यानी आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, H। ठीक है, यानी आप किसी भी स्ट्रक्चर को R180 करके, ठीक है, फिर आप उसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो आंसर क्या आएगा उसका, हॉरिजेंटली, यानी स्ट्रक्चर को हॉरिजेंटली आप क्या करा रहे हो, रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्या क्या लेके चले थे हम, रोटेशन, रिफ्लेक्शन आप फर्स्ट पे लेके चले थे, लेकिन करेंगे राइट टू लेफ्ट सॉल्व। ठीक है, हाँ जी, ये करना R180V स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब V से। पहले वर्टिकली रिफ्लेक्ट करवाइए और फिर उसको 180 डिग्री रोटेट कीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा, R90। श्योर? किसी को नहीं समझ में है या मुझे भी शक है तो मैं कर लेता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, पहले किया मैंने इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट, वर्टिकली तो ऐसे होगा, आंसर कितना आ जाएगा, B A D C, और फिर क्या अप्लाई करना है, R180 करते हैं तो एक
दो दो शिफ्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है तो बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और फिर साइकिल सेम चलेगी, बी ए डी सी, तो बी ए डी सी। आंसर बताओ क्या है ये, किसका है ये, R90 है, ठीक है, R90 है ये, बी आएगा R90 में, तो R90 में तो ए बी सी डी ये आएगा। एट आंसर आए हैं ना, उनमें से एक है ये, क्या आएगा वंदना, एच आएगा ये। क्या, हाँ तो ए है यहाँ पे, तो ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, आप ये भी दीजिए, क्या यहाँ पे साइकिल में लिखे हुए हैं ये, ए डी सी बी है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर वो आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया उसका, एच आ गया, ओके। तो आपने देखा v इंटू आर ए टी किया, r इंटू वी किया, आंसर क्या आ रहा है, एच आ रहा है ना, सेम आ रहा है। हाँ जी, क्या आपको अलग अलग एक रोटेशन दे रखा हो, एक रिफ्लेक्शन दे रखा हो, कर सकते हो उनकी कंपोजिशन, रोटेशन की रोटेशन के साथ, रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के साथ, कर सकते हो, कर सकते हो। तो पहले ये निकालिए और एक बार ये निकालिए फटाफट, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, अब फटाफट निकालिए दोनों साइड। इसका डी आ रहा है और इसका डी डैश आ रहा है, सभी का ये आ रहा है। जब इनकी कंपोजिशन कराई तो आंसर आ रहा है डी, उनकी कंपोजिशन कराई तो आंसर क्या आ रहा है, डी डैश, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट को चेंज करने से आंसर चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर मैंने R90 इंटू 8 कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा, और अगर H इंटू 90 कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जब हम काउंटर एग्जाम्पल करते हैं ना, तो इसको हम पहले उठाते हैं। एक ग्रुप पढ़ेंगे हम, एबिलियन ग्रुप, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उसका मोस्ट कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल है, इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो सेट है ये क्या बन जाएगा, उसका कॉन्ट्रेरी मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है, ये सबसे छोटा, ठीक है। क्या तुम डाईहेड्रल ग्रुप अब लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चार चीज़ें लिखूँ यहाँ पे, एच स्क्वेयर, ठीक है, वी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर, डी डैश स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर किया था ना अभी हमने, ठीक है, एच स्क्वेयर किया था, दोबारा क्या आ गया था, आर जी, वही आ गई थी। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, एक्स। तो देखो अब मैं एक्स वाई का यूज़ नहीं कर रहा, अब मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अब डी एन नहीं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, D4। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच रेज टू पावर आई, ठीक है, वाई क्या था बताओ, वाई रेज टू पावर जे, ठीक है। आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताना, और जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आई की वैल्यू 1 ली मैंने, एच आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 ले सकता हूं मैं, फिर R0 आ जाएगा, 3 लूंगा फिर तो वही आएगा जो आई को 1 लेके किया था, 3 बार रिफ्लेक्शन मत करो आप, 3 बार रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगी, एच वही आ जाएगा। हाँ जी, जे की वैल्यू यही पॉसिबल होगी, 1 लूंगा R90, 2 लूंगा तो R180, ठीक है, 4 लूंगा तो R0, R360 नहीं लिखना, क्या लिखना है, R0। फिर क्या था बताओ आगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और ई है ना, ई इसमें क्या लेके चलते हैं पता है, R0, जो चीज शुरू में रेस्ट में थी, तो R0। नेक्स्ट क्या था तो बताओ, y की पावर n, y कितना इसमें 90 डिग्री, 4 टाइम करूंगा तो वही चीज आ जाएगी। और लास्ट में एक रिलेशन और था, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, तो x h इंटू
R90 इज इक्वल टू R90 इनवर्स इंटू एच। इनवर्स लिखना मैं ग्रुप जब इनको बनाऊंगा तब बताऊंगा आपसे। क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको? और क्या तुम अब एक्स और वाई में कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं हो रहे? एक्स क्या? एक्स रिफ्लेक्शन, वाई रोटेशन। रिफ्लेक्शन के लिए कंपोजिशन ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है? कंपोजिशन ज़्यादा ज़्यादा, कंपोजिशन मतलब या तो एक बार या दो बार, 4 नहीं, सिर्फ 2 बार। ठीक है, तीसरी बार करोगे तो आप फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट किया वही तो आंसर आएगा। ठीक है, रोटेशन कितनी बार कर सकते हो आप? 4 प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे बन जाएगा डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है, वी भी ले सकते थे, वी भी ले सकते थे, मैंने 4 रोज तो लिखे थे अभी ऊपर। ठीक है, एक ले लिया मैंने एच, क्योंकि हमने वहां पे जनरल लिखा था ना एक्स और वाई। ठीक है, एक टेबल आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन टेबल। क्या बोलते हैं? सुना हुआ है नाम? कॉम्पोजिशन टेबल। जब भी तुम्हें कोई ग्रुप के बारे में कुछ भी निकालना है तो आप उसका एनालिसिस किससे निकाल सकते हो? कंपोजिशन टेबल से। ठीक है, या किसी भी सेट के बारे में आप कुछ जानना है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है एलिमेंट को कंबाइन करने की। ठीक है, वो सब हम किससे लिख सकते हैं? कंपोजिशन से। एबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, क्या होगा, एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, किसी भी ग्रुप या सेट के बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपोजिशन टेबल। लेकिन पहले आप बनानी भी तो आनी चाहिए। पता है कैसे बनाते हैं? बनाते हैं हम यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे पहले टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे R90 से स्टार्ट कर दिया, R90, R0, R90, R180 और यहाँ पे R270। ठीक है, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे V, यहाँ पे D और यहाँ पे D डैश। ठीक है, फिर सेम एज चीज यहाँ पे लिख दीजिए, R90, R0, R90, R180, R270, H, V, D, D डैश। लिख दिया। अब पहले इसको उठाइए R0 को। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रखना है इसको। फिर ये आंसर कितना आ जाएगा? R0। लिखना भी तो आ गया ना अभी तुमको, लेकिन एक रिफ्लेक्शन हो एक रोटेशन हो, वहां पे गड़बड़ आएगी। वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्या पैटर्न बनेगा वो सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया। इसका आंसर करोगे तो कितना आएगा? इसका आंसर करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब इसको उठा लीजिए, इसके साथ करोगे आंसर फिर ये लिखोगे यहाँ पे, इनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखोगे तो क्या तुम इस टेबल को पूरी बना सकते हो? छोड़ दूं आपके लिए। इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कंपोजिशन टेबल ऑफ D4। ओके, तो आप जितने भी एलिमेंट है, रोटेशन के तो आसान है, रिफ्लेक्शन के भी आसान है, सिर्फ गड़बड़ कहाँ पे आएगी? एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, उनमें और एक पैटर्न बनेगा, आपको नजर आ रहा है? एक पैटर्न नजर आ रहा है? R0, R90, R180, R270, R0, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन टेबल आप घर पे जाके बनाओगे। एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ D4। एलिमेंट समझ में आ गया कैसे है? कंपोजिशन आ गई, कार्डिनलिटी यानी DN है, तुम्हें इसकी कार्डिनलिटी बतानी है तो कितनी आएगी? 2n। n का डबल कर दीजिए। डबल क्यों किया? क्योंकि n रिफ्लेक्शन है कोरस्पॉन्डिंग और n रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये था तुम्हारे पास D4 की कंस्ट्रक्शन। ओके।